वेलकम टू रिव्यूज़ गैलरी। दोस्तों 2023 मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के लिहाज से कैसा था, इसी बात पे हम नज़र डालने के लिए पॉडकास्ट लेके आए हैं अपने टीम मेंबर के साथ। आई थिंक मेरे लिहाज से 2023 में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट रिलीज़ हुआ है, लेकिन उस तरह का कंटेंट रिलीज़ नहीं हुआ जिसने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की। आपके ख्याल में 2023 कैसा था? हाँ, मेरे लिहाज से तो 2023 ना स्टिल एक काफ़ी अच्छा ईयर रहा है। अगर प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर करें ना, तो ये ईयर भी ना उन जैसा ही रहा है क्योंकि एक ओशन ऑफ सीरीज़ एंड मूवीज़ आई हैं जो काफ़ी एक्साइटिंग थी। अगर अभी ईयर का स्टार्ट ही लेना तो जनवरी में आया द लास्ट ऑफ अस। अब द लास्ट ऑफ अस है एक पोस्ट अपोकलिप्टिक टीवी शो जो द वॉकिंग डेड की फैन बेस है और भी जो ज़ॉम्बीज़ में इंटरेस्टेड है ना, वो सारे इनकी तरफ आ रहे हैं। द लास्ट ऑफ अस एक एपोकलिप्टिक सीरीज़ तो है, लेकिन इसने इतना ज़्यादा फेम क्यों क्रिएट किया? ये तो स्टार्ट में था, ईयर के स्टार्ट में आया। मैंने भी देखा वेस्टर्न ऑडियंस ने इसने ज़्यादा फेम क्रिएट किया है एज़ कम्पेयर टू एशियन ऑडियंस। हाँ, एशियन ऑडियंस में इतना पॉपुलर तो इस वजह से नहीं हुआ ना क्योंकि ये एचबीओ मैक्स पर आया। वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो ज़्यादा वेस्टर्न साइड पर एशिया वाली साइड पे ना उसका इतना नहीं है। बाकी अगर वेस्टर्न साइड की बात करें ना, तो उसमें आई थिंक पॉपुलर इस वजह से हुआ क्योंकि ये शो एक गेम पर बेस्ड है। गेम का भी नाम अब सेम ही द लास्ट ऑफ अस है, लेकिन वो ना एक एक्शन वाली गेम थी और उस गेम की ना अपनी एक अलग फैन बेस है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने वो गेम खेली है। अब जब उस गेम के ऊपर उन्होंने सीरीज़ बेस्ड की है ना, तो उस गेम की सारी फैन बेस सीरीज़ की तरफ आ गई और पीछे जो थोड़े बहुत लोग थे उन्होंने भी देखा कि यार इस सीरीज़ में ऐसा क्या है इतनी पॉपुलर हो रही है। फिर ऑलमोस्ट ना हर बंदे ने ये सीरीज़ देख ली है। तो आई थिंक स्क्विड गेम के लेवल की ये पॉपुलर स्टिल हो ही है और 2023 के स्टार्ट में द लास्ट ऑफ अस तो चले हो गया ना, उसके बाद अगर जनवरी में ही देखा जाए ना तो आया था वाइकिंग्स का स्पिन ऑफ वाइकिंग्स वैल्हैला। वाइकिंग्स का भी अब जिस तरह आपने मेंशन किया प्रीवियस ईयर्स में ना बहुत ज़्यादा हाइप थी इसकी। इसका एक-एक सीज़न पॉपुलर हुआ और फैन फेवरेट रहा है। अब इसका सीज़न 1 प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है स्पिन ऑफ का, लेकिन अब जनवरी में इसके स्पिन ऑफ का सीज़न 2 आया है। नहीं, आई थिंक कि वाइकिंग्स की जो फ़ैन बेस थी वो बहुत ज़्यादा थी। वाइकिंग्स वल्हैला की क्या इतनी फ़ैन बेस थी जितनी वाइकिंग्स की थी, और वाइकिंग्स की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरा है वाइकिंग्स वल्हैला। हाँ, आई थिंक फैन बेस एग्ज़ैक्टली सेम है क्योंकि इसकी जो स्टोरी है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मतलब अब वाइकिंग्स की तो आपको स्टोरी पता होगी, बीच में रैग्नार एंड वो सारे हैं। अब ये उससे ना 100 इयर्स आगे शिफ्ट कर रहे हैं। स्टोरी लाइन 100 इयर्स आगे चली गई है। कैरेक्टर्स तो सारे चेंज हो गए हैं, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन फ़िल्म सारा इस तरीके से हुआ है ना, आपको लगता है आप वाइकिंग्स का नया सीज़न देख रहे हो। ये नहीं लगता आप कोई और उसका ना सिमिलर जॉनरा का शो देख रहे हो। इस वजह से जिन लोगों को वाइकिंग्स पसंद आया ना, ऑलमोस्ट पूरी फैन बेस को ना वाइकिंग्स वैल्हैला भी पसंद आया। सो आई थिंक ये स्टिल काफ़ी अच्छा रहा है और जितनी इसने फ़ेम गेन की है ना, आई थिंक ये डिज़र्व करता था। लेकिन अगर जनवरी में देखा जाए ना, तो जनवरी में यही 2 सीरीज़ आई थी, तो आगे ना अब फ़रवरी की तरफ चलते हैं। फ़रवरी में भी मूवीज़ इतनी ज़्यादा नहीं आई, लेकिन टीवी शो ना एक इंडियन टीवी शो बहुत पॉपुलर हुआ था, फर्ज़ी। उसकी अब स्टोरी ये है ना कि एक नॉर्मल सा आर्टिस्ट होता है, जो फेक मनी प्रिंट कर लेता है। फेक मनी से ना वो अपना एक पूरा बिज़नेस स्टार्ट कर लेता है, सारा स्कैम कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर सारी चीज़ ट्विस्ट भी हो जाती है। तो मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ ना, तो मुझे इतनी ख़ास सीरीज़ नहीं थी लगी। मुझे मतलब लगा नहीं कि इसको इतनी अटेंशन डिज़र्व करता है जितना ये पॉपुलर हुआ। फ़रवरी में एक और टीवी शो बहुत पॉपुलर हुआ है, वो यू। उसके मतलब अभी 4 सीज़न्स हैं और 4th सीज़न का ना पहला पार्ट आया था फ़रवरी में। दूसरा पार्ट भी मार्च में रिलीज़ हुआ था, लेकिन फ़रवरी में ही उसे काउंट कर रहे हैं। उसकी अब स्टोरी इस तरह ना कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वो मतलब लोगों के साथ ऑब्सेस्ड हो जाता है और अब जिसके साथ एक रिलेशनशिप में होता है ना, उनके पीछे कत्ल भी कर देता है और उसके पीछे पुलिस लग जाती है, तो काफ़ी लंबी स्टोरी लाइन है। यार यू जो है वो तो अपने पुराने सीजन्स की वजह से फेमस था, तो 2023 में जो उसका सीज़न आया है उसने वो हाइप क्रिएट की है, या वही जो पुरानी फैन बेस चल रही थी वही चल रही हाँ, है? बात तो आपकी सही है कि उसके पुराने सीज़न्स थे, वो काफ़ी पॉपुलर थे और उसकी वजह से हाइप बनी हुई थी। लेकिन अगर सीज़न 4 को अलहदा से देखें ना, तो स्टोरी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट किया है। तो आई थिंक कि सीज़न 4 के आने की वजह से उन्होंने ना न्यू व्यूअर्स गेन किए हैं। प्रीवियस सीज़न्स को अगर देखो तो उन जितना ही अच्छा है। मतलब इस तरह नहीं लगता कि स्टोरी बहुत खींचने गई है। बिल्कुल ना एक स्मूथ फ्लो के साथ चलता है, तो इस वजह से ना काफ़ी पॉपुलर हुआ। फ़रवरी में लेकिन अगर देखा जाए ना, तो आई थिंक यही 2 सीरीज़ पॉपुलर थी, तो नेक्स्ट मंथ की तरफ चलते हैं। पूरे ईयर की आई थिंक सबसे पॉपुलर मूवी है ना, वो मार्च में रिलीज़ हुई थी, जॉन विक का चैप्टर 4। जॉन विक 4 का तो अब आपको पता ही होगा ना कि उसकी एक अलहदा से पूरी फैन बेस है, मतलब उसकी एक फ्रैंचाइज़ है। पहले 3 पार्ट्स थे और अब पार्ट 4 आया मार्च में। स्टोरी उसकी कुछ इस तरह ना कि एक हमारा जो मेन कैरेक्टर है, मर्सेनरी होता है जिसने क्विट कर दिया होता है, लेकिन उसके पीछे स्टिल गैंग्स लगी रहती हैं, वो पूरी गैंग को ना एक आदमी अकेला हरा जाता है। तो इस वजह से ना इस स्टोरी को लोग बहुत ज़्यादा लेके एक्साइटेड हुए हुए थे। जब भी कोई एक्शन और हॉलीवुड की मूवी का नाम लिया जाए तो उसमें जॉन विक का नाम ज़रूर आता है। क्या जॉन विक का पार्ट 4 पार्ट 1, 2, 3 से बेस्ट था, या
वैसे ही था या उससे ज़्यादा अच्छा था? हाँ, अगर अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ, आई फ़ील लाइक जॉन विक 4 अच्छी तो थी, लेकिन पिछले 3 पार्ट्स इतनी अच्छी नहीं थी। ये इस वज़ह से क्योंकि पार्ट 1 में भी अब वो लड़ रहा है, 2 में भी लड़ रहा है, 3 में भी, 4 में ये चीज़ आ गई ना, थोड़ी खींची हुई लग जाती है कि एक ही बंदा बस बार-बार लड़ाई कर रहा है, लेकिन एंडिंग बहुत अच्छी हुई है। इस वज़ह से आई थिंक पार्ट 4 अच्छा था, लेकिन पिछले 3 पार्ट्स इतना अच्छा नहीं। टीवी शोज़ में अगर देखा जाए तो आई थिंक शैडो एंड बोन्स सबसे पॉपुलर था। क्योंकि इसका सीज़न 1 तो पॉपुलर था, लेकिन जो मार्च में सीज़न 2 आया ना, उसने हद से ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। ये अब मतलब एक फैंटेसी जॉनरा का टीवी शो है, यानी जिन लोगों को मैजिकल सीरीज़ पसंद है ना, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये इसकी स्टोरी एक कंप्लीटली डिफरेंट मैजिकल वर्ल्ड में सेट है, तो आई थिंक ये स्टोरी की वजह से ना काफ़ी पॉपुलर हुआ है। उसके अलावा ना इसके विजुअल इफेक्ट्स भी ना ऑलमोस्ट मूवीज़ की तरह हैं। इस टीवी शो के अलावा अगर दोबारा मूवीज़ की तरफ आएँ, तो डीसी की तरफ आते हैं। डीसी की मार्च में एक मूवी आई थी, शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। ये भी ना अब उसका दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट उसका पहले आ चुका है। अब स्टोरी इसकी कुछ इस तरह ना कि एक मैजिकल विज़र्ड पर बेस्ड है। उसने अपनी पावर्स आगे किसी और को देनी होती हैं, और वो एक छोटे बच्चे को दे, मतलब एक टीनेजर होता है, उसको अपनी पावर्स दे देता है। तो ऑडियंस को ना पहला पार्ट बहुत कैप्टिवेट किया था कि ये चीज़ पहले कभी भी नहीं दिखाई गई, मतलब एक छोटे बच्चे के पास पावर्स आ गई हैं। ये चीज़ पहले कभी भी नहीं बताई गई। तो उस वजह से ना ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था, लोगों को पार्ट 2 उससे भी ज़्यादा पसंद आया है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी पार्ट 2 ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें विज़िट की भी और ज़्यादा बैक स्टोरी बता के एक स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके गए थे। विजुअल इफेक्ट्स भी और अच्छे ज़्यादा ऐड करते गए थे। इसके अलावा अगर आप थोड़ी नॉन फैंटेसी तरफ जाएँ, तो एक नॉर्मल सी मूवी है क्रीड का पार्ट 3, मतलब उसकी ना ज़रा रियल लाइफ पर बेस्ड स्टोरी है। अब स्टोरी कुछ इस तरह ना कि एक बॉक्सिंग जॉनरा पर बेस्ड है। एक बॉक्सर होता है जो पिछले प्रीवियस पार्ट्स में ना उसने ना पूरा करियर बना चुका है। थर्ड पार्ट में अब उसका करियर अपनी पीक पे जा रहा है, लेकिन उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, वो प्रिज़न से वापस आ जाता है। वो फिर अब आके इसको चैलेंज करता है, उन दोनों दोस्तों की आपस में लड़ाई होती है, तो उस वजह से ना काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाती है। इसका मतलब है कि मार्च में हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी अच्छा और ज़्यादा कंटेंट रिलीज़ हुआ है, और काफ़ी अच्छा मींस जैसे आप बता रहे हो, डिफरेंट स्टोरीज़ वाली मूवीज़ और टीवी सीरीज़ रिलीज़ हुए हैं। मेरे नज़र में तो अभी तक का बेस्ट मंथ मार्च ही आ रहा है। आगे इससे ज़्यादा भी कोई अच्छा मंथ रहा है 2023 में मूवीज़ और सीरीज़ के लिहाज? हाँ, आगे अब ऐसी सीरीज़ है ना जो मार्च से भी अच्छे मंथ्स आएँगे, तो आगे अब कंटिन्यू करते हैं। अप्रैल में अगर देखा जाए ना, तो अप्रैल में आई थिंक सबसे पॉपुलर सीरीज़ जो आई है वो है द मैंडलोरियन का सीज़न 3। इसमें सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स कैसे थे? स्टोरी अच्छी रही है या सिनेमेटोग्राफी अच्छी रही है? हाँ, इन माय ओपिनियन अगर देखा जाए ना, तो ये पॉपुलर ही इस वजह से हुआ है कि इसकी ना दोनों चीज़ें इक्वली गुड थी। जैसी मूवीज़ अच्छी हैं ना, इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। इस तरह नहीं लगता कि कोई लो बजट चीज़ है। एग्ज़ैक्टली मूवीज़ जितना अच्छा कंटेंट है, और तीनों सीज़न्स ना इक्वली गुड विजुअल इफेक्ट्स और इक्वली गुड स्टोरी लाइन है, जिसकी वजह से ना एक डिफरेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, और ऑडियंस को ना एक काफ़ी अच्छा ये शो लगा है। और ये देखने के लिए हमें स्टार वॉर की मूवी सीरीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी? नहीं, नहीं। ये ना एक और इसका अच्छा पॉइंट है जिसकी वज़ह से पॉपुलर हुआ कि अगर आपने स्टार वॉर्स की मूवीज़ नहीं भी देखी हुई ना, तब भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर मैंडलोरियन के अलावा देखा जाए ना और टीवी शोज़, तो एक और टीवी शो बहुत पॉपुलर हुआ था, सिटाडेल। ये इसका ना मतलब ये एक मिनी सीरीज़ है, इसका सिर्फ़ 1 सीज़न आया था। इसकी स्टोरी अब कुछ इस तरह है कि सिटाडेल एक सीआईए एजेंसी होती है। वो लेकिन अब सारी ख़राब हो रही होती है, वो अपने एजेंट्स को भी ना उनकी मेमोरी वाइप आउट करके ना सारा कुछ ख़राब कर रही होती है। लेकिन अब ये बेस्ड उनके एजेंट्स पे है, उनको सारा कुछ वापस याद आ रहा होता है, वो अपना पास्ट ढूँढते हुए ना सारा कुछ वापस करना चाह रहे होते हैं। ये तो मुझे एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर की स्टोरी लग रही है। सब क्राइम थ्रिलर में ऐसे ही होता है, एक एजेंट होता है, एजेंसीज़ होती हैं उसके पीछे। तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंस था कि जिसकी वजह से इसने हाइप क्रिएट की? हाँ, स्टोरी तो वाक़ई में थोड़ी बहुत टिपिकल थी, लेकिन आई थिंक जिसकी वज़ह से मोस्ट पॉपुलर हुआ ना, वो हैं इनके एक्टर्स। क्योंकि इनकी जो मेन कास्ट है ना, वो है बीच में प्रियंका चोपड़ा। मतलब इन्होंने ये पहली बार ये चीज़ हुई है कि एक हॉलीवुड टीवी सीरीज़ में बॉलीवुड की एक्ट्रेस मेन कैरेक्टर के तौर पे कास्ट हुई है। उस वज़ह से ना ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, और जो बॉलीवुड की फैन बेस थी उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा आई है। और टीवी शोज़ के अलावा अगर देखा जाए ना, तो इस मंथ में सिर्फ़ एक ही और मूवी पॉपुलर हुई थी, वो है इविल डेड राइज़। इसकी स्टोरी अगर देखी जाए ना, तो इसकी स्टोरी मुझे बहुत बेसिक सी लगी है। इविल डेड की ना एक पूरी फ्रैंचाइज़ है। 1999 से चलती आ रही है ये पूरी फ्रैंचाइज़, उनके काउंटलेस पार्ट्स हैं, और अब 2023 में इनका नया पार्ट आया है। अब स्टोरी इसकी कुछ इस तरह ना कि 2 बहनें होती हैं, उनमें से एक पोजेस हो जाती है और उनमें इविल स्पिरिट होता है, बस टिपिकल सी बेसिक सी स्टोरी है। मुझे लगता है ये मेन पॉपुलर ही तब हुआ ना कि इसकी पहले एक बहुत बड़ी फ्रैंचाइज़ थी, एंड उनके फैन्स स्टिल अलाइव थे, एंड उस वजह से उन्होंने ये मूवीज़ देख ली हैं। तो इस वजह से अब नेक्स्ट मंथ की तरफ जाते हैं, क्योंकि आगे और बहुत कुछ कवर करना है। अप्रैल के बाद अब आता है मई, और अगर मई में देखा जाए ना, टीवी शोज़ के लिहाज से आई थिंक सबसे पॉपुलर आया था बैरी का सीज़न 4।
इसकी स्टोरी अब कुछ इस तरह ना कि एक मेन कैरेक्टर है जो एक असैसिन होता है, मतलब लोगों से पैसे लेके आगे दूसरे लोगों को जाके ना कत्ल कर देता है। लेकिन जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस करते हैं ना, उसको खुद गिल्टी फील होने लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों से पैसे लेके कत्ल कर रहा हूँ इस तरह। एंड इसी दौरान वो गैंग्स के साथ भी इन्वॉल्व हो जाता है और बुरे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो इस चीज़ को क्विट कर देता है, लेकिन स्टिल उसके पीछे लोग लगे रहते हैं। और आई थिंक इसके बीच में सीजन 2-3 थोड़े से बोरिंग हो गए थे और लोग काफ़ी चले गए थे, लेकिन सीजन 4 उन्होंने ऐसा एंगेजिंग निकाला ना, अब सीजन 4 की स्टोरी में वो प्रिजन में चला जाता है और वो अपना कैरेक्टर सारा फिगर आउट करता है। और उसकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट जिस तरीके से हुई है ना, इसके जितने भी सारे फैंस थे ना, उन सब ने वापस कंटिन्यू कर लिया। ये शो तो वेस्टर्न ऑडियंस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है, लेकिन ये एशियन ऑडियंस में अपनी पॉपुलैरिटी गेन क्यों नहीं कर पाया? इसकी मेन रीज़न ये है ना कि ये HBO मैक्स पर एयर हुआ है। HBO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो सिर्फ वेस्टर्न वाली साइड, मतलब जो हमारी एशियन ऑडियंस है ना, वो ज़्यादा नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम की तरफ आती हैं। बेरी के बाद कोई मूवी या कोई सीरीज आई है? नहीं, मई में आई थिंक मूवी तो नहीं और कोई है, लेकिन एक टीवी शो आया था जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो फियर द वॉकिंग डेड का सीजन 8। अब ये स्पिन ऑफ है ऑफ द सीरीज द वॉकिंग डेड। द वॉकिंग डेड का अब आपको ही पता होगा, उसकी एक ऑलमोस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल की फैन बेस है। अब इसका स्पिन ऑफ जो आया है, वो स्पिन ऑफ इतना पॉपुलर हुआ कि वो नॉर्मल सीरीज की लेवल में आ चुका है। आई थिंक द वॉकिंग डेड ने एक अलग ही क्रेजी फैन बेस बना ली थी। फॉर एग्जांपल, अब कॉन्सेप्ट वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, हॉरर है और ज़ॉम्बीज़ हैं, बस उनसे भागना है, ये लड़ना है। लेकिन इतने ज़्यादा एपिसोड, 100+ एपिसोड होने के बावजूद, इतने ज़्यादा सीज़न होने के बावजूद, लोग और ज़्यादा कंटेंट मांग रहे थे वॉकिंग डेड से। इस वजह से प्रोड्यूसर्स ने फील किया कि फिर द वॉकिंग डेड को लॉन्च किया जाए। क्या यही रीज़न है या कोई और रीज़न भी है? हाँ, एक मेन रीज़न तो ये है ना कि द वॉकिंग डेड के कैरेक्टर्स के साथ ऐसी अटैचमेंट थी ना कि इवन तक कि 11 सीजन्स आके एंड हो चुके थे, लोगों को स्टिल और देखने का था। इस वजह से उन्होंने साथ एक स्पिन ऑफ सीरीज निकाली है। लेकिन सिंस अब फियर द वॉकिंग डेड एंड हो रहा है ना, उसके बाद उन्होंने अभी और भी स्पिन ऑफ्स आ रहे हैं, मतलब वॉकिंग डेड के अभी भी स्पिन ऑफ्स आएंगे, तो वो अब नेक्स्ट मंथ में रिलीज हो चुके हैं और वो अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर और कौन सी सीरीज़ या मूवी इस मंथ में आई? हाँ, इस मंथ में आई थिंक और टीवी शोज तो नहीं है, तो नेक्स्ट मंथ की तरफ मूव ऑन करते हैं। जून में अगर देखें ना, तो जून में आया द विचर का सीजन 3। अब ये सीरीज आई थिंक 2023 की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर में ऐड होती है। द विचर का सीज़न 1 और 2 ज़्यादा पॉपुलर था एज़ कम्पेयर टू सीज़न 3। हाँ, मैं भी इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि सीजन 1 और सीजन 2 पॉपुलर थे। सीजन 3 भी पॉपुलर हुआ है, लेकिन उसके मुकाबले में उतना पॉपुलर नहीं हुआ, और इसकी भी ना एक मेन रीज़न है। अब सीजन 3 रिलीज करने से पहले ना ये एक रूमर चल पड़ा था कि जो एक्टर है वो रिकास्ट होगा। अब जब लोगों को न्यूज़ पता चली कि ये एक्टर रिकास्ट हो रहा है, तो ऑडियंस डिसअपॉइंटेड हो गई। तो उन्होंने बोला कि यार हम इस एक्टर की वजह से शो देख रहे थे, एक्टर ही रिप्लेस हो रहा है। लेकिन द विचर के ना सीजन 3 का भी एक पार्ट रिलीज हुआ है, तो उसमें अभी एक्टर रिप्लेस नहीं हुआ, तो ये स्टिल फेयरली पॉपुलर हो चुका है। अभी आगे इसकी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी वो हम देते जाएंगे। जून में अगर और देखा जाए ना, तो आई थिंक टीवी शोज के लिहाज से यही सबसे पॉपुलर था, तो मूवीज की तरफ जाते हैं, क्योंकि जून जो मंथ है ना, मार्च की तरह बिल्कुल ये मूवीज के लिए बहुत अच्छा रहा। मूवीज में आई थिंक इसमें जो सबसे पॉपुलर मूवी रिलीज हुई थी ना, वो है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। एक एनिमेटेड मूवी है, लेकिन स्टिल इसने अपनी पॉपुलैरिटी गेन की। इसकी स्टोरी एक हद से नेक्स्ट लेवल की स्टोरी है, मतलब मार्वल में कभी ऐसी मूवी कोई आई नहीं है। ये भी मार्वल पर बेस्ड, मार्वल के हम एंड पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये ना एक नॉन कैनन मूवी है, तो इसका हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरी इसके ऑब्वियसली स्पाइडरमैन पर बेस्ड होगी, लेकिन मल्टीवर्सल स्टोरी है। स्पाइडरमैन के डिफरेंट काउंटलेस वर्जन्स आके ना आपस में मिलके सारा उनकी स्टोरी बेस्ड है, तो वो काफ़ी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब ये ना मल्टीवर्सल लेवल पे जाके कभी पहले कोई मूवी नहीं बनी, डिस्पाइट ये अब एक एनिमेटेड मूवी है एनिमेटेड, बट स्टिल नॉर्मल मूवीज जितनी पॉपुलर हो चुकी है। यस, ये एनिमेटेड मूवी तो है, लेकिन ये एनिमेटेड होने की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुई है या स्पाइडरमैन नाम होने की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुई है? इसकी मेन रीज़न तो डिफरेंट है, लेकिन एनिमेशन की अगर बात करें ना, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है, क्योंकि इसके अगर आप एनिमेशन को देखें तो एक्सट्रीमली यूनिक एनिमेशन है। मतलब इसका जो पहला पार्ट आया था ना, ऑलमोस्ट उन्हें 4 इयर्स लगे थे प्रोडक्शन में। सेकंड पार्ट में भी इन्हें 2 to 3 इयर्स लग गए हैं प्रोडक्शन पे। मतलब अगर आपको टिपिकल एनिमेशन मूवी या टीवी शो देखें ना, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमेशन होगी, एक न्यू किस्म की चीज़ देखने को मिलेगी। उसके साथ स्टोरी भी इतनी अच्छी मिक्स होके ना एक डिफरेंट किस्म की मूवी बनती है, इस वजह से ना ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। एंड देन उसके बाद फिर कोई मूवी या सीरीज? उसके अलावा अगर देखा जाए ना, तो मूवीज़ के लिए काफ़ी अच्छा मंथ था, सो और भी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आई हैं। एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज का नया पार्ट आया है, ट्रांसफॉर्मर्स।
उसका अभी नया पार्ट आया है राइज ऑफ द बीस्ट इसी मंथ में। ये अब इसकी स्टोरी कुछ इस तरह ना कि ट्रांसफॉर्मर्स अभी उन्होंने एलियंस बताए, मतलब कहीं और एलियंस में से वो अर्थ पे आ जाते हैं एंड वो अब अर्थ पे सारा सर्वाइव कर। ट्रांसफार्मर तो वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, फिर भी ऑडियंस उसको अभी तक स्टिल देख रही है। हाँ, ये भी इनके देखने की रीज़न है ना, क्योंकि ये स्टोरी को खींच रहे नहीं है बिल्कुल भी। अब जो नया पार्ट है ना, इसकी भी स्टोरी है कि ट्रांसफॉर्मर्स आपस में मिलके ह्यूमंस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और आगे जो और विलन्स आ रहे हैं ना उनके साथ लड़ रहे हैं, यानी ट्रांसफॉर्मर्स स्टिल अभी तक अच्छे हैं। तो ये स्टोरी बिल्कुल भी ना इस तरह नहीं फीलिंग आती कि यार ये बहुत बार रिपीट हो रही है कुछ। जो अगर ट्रांसफॉर्मर्स का फैन है ना, उसको बिल्कुल लगता है कि हम एक स्मूथ फ्लो से चलने वाली चीज़ देख रहे हैं और विजुअल इफेक्ट्स भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, एग्जैक्टली सेम टू सेम और टॉप नॉच विजुअल इफेक्ट्स रहते हैं। देन इसके बाद कोई अच्छी मूवी या सीरीज आई इस मंथ में? हाँ, एक मूवी आई है एक्सट्रैक्शन का पार्ट 2। अब इसका पार्ट 1 तो पहले नेटफ्लिक्स पर आ चुका था, लेकिन अभी पार्ट 2 आया है। ये ना जॉन विक के स्टाइल की मूवी है, मतलब इसमें एक्शन सीक्वेंसेस और काफ़ी ना लॉन्ग लास्टिंग एक्शन सीक्वेंसेस हैं। स्टोरी भी इसकी काफ़ी अच्छी है और कास्ट भी, मतलब एक जो मार्वल में ना एक कास्ट मेंबर है जिसने थॉर प्ले किया है, क्रिस हेम्सवर्थ, उसी ने इस मूवी में मेन कैरेक्टर लिया, तो उसकी वजह से भी ना थोड़ी बिग बजट मूवी लगती है, तो उस वजह से काफ़ी पॉपुलर। इसकी एक पॉपुलैरिटी की जो मुझे वजह लगती है वो ये है कि एक्सट्रैक्शन 1 इंडियन बेस्ड स्टोरी थी, इसलिए इंडियन ऑडियंस ने एक्सट्रैक्शन 2 को ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट की कि जो पार्ट 1 था ना, उसकी स्टोरी इंडिया पर बेस्ड थी, मतलब वो इंडिया में जाके अपना सारा मिशन करता है। उस वजह से बॉलीवुड की बहुत बड़ी इसकी फैन बेस बन गई थी। मतलब इसके जितने भी लोगों ने देखी है ना, ऑलमोस्ट 50 टू 60% इंडियन लोग थे। लेकिन अब जो पार्ट 2 आया ना, उसका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मतलब स्टोरी सारी डाइवर्ट होके ना किसी और मुल्क की तरफ चली गई है। तो आई थिंक इंडिया की जो फैन बेस थी ना, वो इसके साथ स्टिक रही है, लेकिन मेन रीज़न ही है पॉपुलर होने की। मूवी खुद ही इतनी अच्छी है कि वो बस पॉपुलर हो। इसके अलावा हमारी ऑडियंस के लिए कोई अच्छी टीवी सीरीज या मूवी इस मंथ में रिलीज हुई हो? हाँ, टीवी सीरीज तो नहीं हो रहा है, लेकिन मूवीज अभी भी रहती हैं, क्योंकि डीसी की एक और काफी पॉपुलर मूवी आई थी द फ्लैश। मूवी काफी अच्छी थी, उसकी उन्होंने मार्केटिंग भी काफी अच्छी की, मैं खुद काफी एक्साइटेड था। ये अब एक टिपिकल सुपर हीरो बेस्ड मूवी है, बीच में बैटमैन, वंडर वुमन, ट्रेलर में सब कुछ रिवील किया था। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं ना, तो मुझे मूवी इतनी अच्छी नहीं लगी। मतलब इसके विजुअल इफेक्ट्स काफी इतने अच्छे नहीं थे जितने डीसी की दूसरी मूवीज के होते हैं, और बाकी भी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे नहीं पसंद आई इतनी मूवी। ये मूवी देखने के लिए इसकी सीरीज को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, या डायरेक्टली हम ये मूवी देख नहीं, टीवी सीरीज को नहीं फॉलो करना पड़ेगा। इसकी एक जो अलग से टीवी शो है ना, उसका भी नाम द फ्लैश है, उसके आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सीजन्स भी हैं। लेकिन वो टीवी शो जो है ना, एक नॉन कैनन है, मतलब उसकी अलग स्टोरी है और मूवी की अलग स्टोरी है, तो दोनों आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते, सो टीवी शो नहीं देखना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंथ जुलाई की तरफ चलते हैं। नहीं, जुलाई की तरफ जाने से पहले अभी भी एक सीरीज रह गई है, वो है जैक रायन का सीजन 4। इसकी अगर बात करें ना, तो एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर शो है, मतलब अगर आप पुलिस में इंटरेस्टेड हो ना उनकी केसेस में, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। जो मेन कैरेक्टर है जैक रायन, वो अब एक CIA एजेंट होता है और उसको ना मतलब काफ़ी टेररिस्ट को वो इन्वेस्टिगेट करता रहता है और उसके ऊपर भी काफ़ी केसेस बन जाते हैं। इसका मतलब जून के मंथ में भी काफ़ी अच्छा कंटेंट रिलीज हुआ है जिसने हमारी ऑडियंस को एंगेज किया। अब नेक्स्ट मंथ पे चलते हैं, जुलाई पे। हाँ, जून भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, जिस तरह मार्च काफ़ी अच्छा मंथ था ना, उस तरह ये भी काफ़ी अच्छा मंथ रहा है। तो अगर नेक्स्ट मंथ की तरफ जाए ना, तो उसमें सबसे पॉपुलर मूवीज आई थी बार्बी एंड ओपनहाइमर। यस, तभी मैं जुलाई की तरफ जल्दी आने का कह रहा था कि बारबी और ओपनहाइमर की जो एक कॉन्फ्लिक्ट था और जो एक डिबेट थी, वो मेरे ख्याल में 2023 में ऑडियंस को, मूवीज़ और टीवी सीरीज़ की ऑडियंस को एंगेज करने की सबसे बड़ी डिबेट और सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यही था। ऑलमोस्ट ना, जैसा जॉन विक सबसे पॉपुलर मूवी थी ना, उस तरह आई थिंक ये इतनी ट्रेंडिंग हुई थी कि नंबर 1 पे ये दोनों मूवीज चली गई थी, और इनका भी ना ट्रेंडिंग होने के ना काफ़ी ज़्यादा रीजंस थी। जो सबके माइंड में ये दोनों मूवीज़ थी, वो क्या इनका सेम टाइम पे रिलीज़ होना था या इसके अलावा भी कोई कंपटीशन इनका बनता है? हाँ, ये एक वन ऑफ द मेन रीजंस थी, लेकिन थोड़ी बहुत और रीजंस भी हैं। मेन रीजन तो वाकई में ये थी कि दोनों मूवीज 21 जुलाई को सेम डेट पे रिलीज हुई हैं। और अब मूवीज की अगर आप टोन को देखें ना, तो ओपनहाइमर बिल्कुल सीरियस मूवी है एंड बारबी कंप्लीटली ना उसका ऑपोजिट है। इस वजह से ना लोगों को लिए एक दो कंप्लीटली ऑपोजिट जॉनरास बन गए थे, तो उस वजह से लोग बहुत इंगेज होकर ना ये कंपटीशन लोगों ने इंजॉय किया है। उसके अलावा अगर आप देखें ना, तो मुझे लगता है बारबी की मार्केटिंग टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब इसके अब एड्स आई हैं, गाने बने हैं, बारबी थीम का सब कुछ बना है। उस वजह से ना हर बंदे को पूरी दुनिया में पता चला कि यार बारबी नाम की एक मूवी आ रही है। अब उसके सेम डेट पे जो ओपनहाइमर उसके ऑपोजिट जानरा की आ रही है, उस वजह से ओपनहाइमर भी पॉपुलर होगी। एंड साथ में ये ट्रेंडिंग इतनी हुई ना कि ऑलमोस्ट हर बंदे ने इन मूवीज को देखा। अच्छा,
तो फिर इसका मतलब बारबी और ओपनहाइमर की डिबेट में कौन विनर रहा? मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ ना, तो आई थिंक अगर मूवी को आप एंजॉय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं ना, तो मैं बारबी के साथ जाऊँगा, क्योंकि ओपनहाइमर एक सीरियस ट्यून के साथ चलती है। अगर आप दोस्तों के साथ कोई मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो वो बारबी आप देख सकते हो। मतलब बंदा एक कॉमेडी जॉनरा की मूवी है तो थोड़ा एंजॉय करके देखता है। अगर स्टोरी वाइज़ देखा जाए ना, तो फिर मैं ओपनहाइमर की साइड पे आता हूँ, क्योंकि बारबी की स्टोरी इतनी ख़ास नहीं थी, बस कॉमेडी टाइप ही थी। ओपनहाइमर की स्टोरी बहुत अच्छी है। उसकी स्टोरी में भी अब इसी तरह ना हिस्ट्री पर बेस्ड है ना, और जो डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, उसका भी सबको पता है कि वो एक अच्छी मूवी बनाता है। इस वजह से ना स्टोरी वाइज़ ये काफ़ी अच्छी थी। मीन्स के सारी ऑडियंस की तरह आप भी सही तरह डिसाइड नहीं कर पाए कि बारबी अच्छी है या ओपनहाइमर। ये अभी तक डिबेट अभी तक चल रही है कि कौन सी अच्छी थी, कौन सी नहीं। दोनों में से कोई ना कोई एक पॉइंट किसी को दे ही देता है। हाँ, तो देखें दोनों मूवीज़ ही इतनी अच्छी हैं ना कि एक चीज़ को हम डिसाइड कर ही नहीं सकते कि ये ज़्यादा अच्छी है या ये ज़्यादा अच्छी है। दोनों को ना अपने-अपने पॉइंट्स मिलते हैं, अपनी तरह में दोनों। बारबी एंड ओपेनहाइमर के अलावा भी अगर देखें ना, तो मूवी स्टिल आई हैं, और इनमें से अब पॉपुलर एक मूवी थी मिशन इम्पॉसिबल का पार्ट 7। मिशन इम्पॉसिबल की पॉपुलैरिटी की क्या वजह है? वही जो पुरानी इनकी फैन बेस जो पुरानी मूवीज से चलती आ रही है वही है, या टिपिकल स्टोरी जो सेम चलती है, या कुछ चेंज हुआ है इसमें? स्टोरी में कोई ग्रिप आई है या नहीं आई? हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है कि ये प्रीवियस पार्ट्स की वजह से पॉपुलर है कि काफ़ी अरसे से ना बहुत बड़ी फ्रैंचाइज़ है। लेकिन इसका जो न्यू पार्ट है ना, मतलब हर पार्ट में ना कुछ नया देखने को मिलता है। इस वजह से इनकी फैन बेस तो पहले की बिल्ड हुई भी है, लेकिन उनको ना सेम कंटेंट नहीं मिलता। डिफरेंट स्टोरी के साथ ना एक न्यू चीज़ देखने को मिलती है, तो इस वजह से आई थिंक ये काफ़ी पॉपुलर। इन मूवीज़ को अगर छोड़ के अगर टीवी शोज़ की तरफ आए ना, तो इस मंथ में आई थिंक सबसे पॉपुलर टीवी शो गुड ओमेन्स का सीज़न 2। इसका सीज़न 1 भी काफ़ी पॉपुलर था, और इंक्लूडिंग मी काफ़ी ज़्यादा लोग ना सीज़न 2 को एंटिसिपेट कर रहे थे। ये अब है भी अमेज़न प्राइम पर, तो उस वजह से ना एशियन ऑडियंस भी साथ इसको काफ़ी ज़्यादा देखती रही है। इसकी अब जो जॉनर है ना, वो फैंटेसी है। यानी जो मैजिकल सीरीज़ जिनको एन्जॉय करते हैं ना, उनको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। फैंटेसी जॉनर पे तो और भी बहुत सी सीरीज आई हैं, लेकिन वो उस तरह का अपना नाम नहीं बना पाई। तो इसने अपना नाम इतना क्यों बनाया? इसने अपना नाम इस वजह से बनाया ना कि इसमें एक ऐसी चीज़ है जो पहले कभी किसी और शो ने नहीं की। वो है कि इन्होंने फैंटेसी और मैजिकल्स के साथ ना कॉमेडी भी थोड़ी बहुत ऐड की हुई है। मतलब उतना सीरियस ट्यून के साथ नहीं ये शो चलता, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी साथ ऐड है। इसके अलावा इस मंथ में कोई और कंटेंट रिलीज हुआ? कंटेंट तो इस मंथ में और रिलीज़ हुआ है, लेकिन वो इतना एंटरटेनिंग और इतना पॉपुलर नहीं था, सो नेक्स्ट मंथ की तरफ जाते हैं। अगस्त में अगर देखें ना, तो अगस्त में एक्सट्रीमली पॉपुलर सीरीज आई है वन पीस, और ये आई थिंक सबसे पॉपुलर ही इस वजह से हुआ है ना कि इसके से पहले एक एनिमे सीरीज भी थी। उस एनिमे के अब काउंटलेस एपिसोड्स हैं, और उसकी ना एक बहुत बड़ी फैन बेस थी। अब उन्होंने इस एनिमे सीरीज को अपना इतना टाइम दिया है, इतनी हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स देखी हैं, तो उन कैरेक्टर्स के साथ ज़ाहिर सी बात है वो उनके साथ अटैचमेंट थी। अब उन कैरेक्टर्स को जब लाइव एक्शन पे शिफ्ट किया ना, तो सारी की सारी फैन बेस लाइव एक्शन की तरफ आ गई है। तो उस वजह से इसका पहला सीज़न ही रिलीज़ हुआ ना, उसके साथ ही ये पॉपुलर हो गया। अच्छा, इसका मतलब इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह ही शिफ्टिंग? मेन रीज़न ये भी है, लेकिन अगर टीवी शो को अलग से देखा जाए ना, तो इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे स्पेंड किए, यानी बजट बहुत हाई था। तो इसके विजुअल इफेक्ट्स और जो स्टोरी टेलिंग है ना, काफ़ी अच्छी तरह से बताई हुई है। तो आई थिंक अगर एनिमे पे ना भी बेस्ड होता ना, तो तब भी इसने काफ़ी पॉपुलर होना था, लेकिन मेन रीज़न स्टिल यही है, एनिमे पर बेस्ड था। इसके अलावा और इस मंथ में? इसके अलावा अगर देखा जाए ना, तो टीवी शोज़ में अभी आगे ज़्यादा आए हैं। तो टीवी शोज़ में एक और आया फाउंडेशन का सीज़न 2। ये अब एक ना स्पेस बेस्ड टीवी शो है, जिसका सीज़न 1 इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन सीज़न 2 ने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन किया है। स्टोरी अब इस तरह है कि ये अर्थ से जो हमारा अभी करंट टाइम है ना, उससे काफ़ी आगे की, बहुत ज़्यादा आगे की स्टोरी है। उसमें अब जो ह्यूमन्स हैं ना, कॉलोनाइज़ हुए हुए हैं आगे पीछे अर्थ में, और एक ही ना पूरा उनका किंगडम है। उसके अलावा अगर देखा जाए, तो अगस्त में और कोई सीरीज़ तो नहीं आई, लेकिन एक और डीसी की मूवी काफ़ी पॉपुलर हुई थी, ब्लू बीटल। अब ये भी इसका शज़ैम टाइप की स्टोरी है कि अब एक ना उनके पास होता है मिलिट्री वेपन। वो वेपन ना एक, जिस तरह आयरन मैन का मार्वल में सूट नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट सूट होता है बीटल की शेप में। तो वो भी एक टीनेजर होता है, तो वो सूट उसको चूज़ कर लेता है। तो अब आगे जो गवर्नमेंट का सेंस होता है, तो आगे उनके विलेन्स भी होते हैं। तो वो फिर उसी को बोलते हैं, उस टीनेजर को, कि अब सिंस सूट तुम्हें मिल गया, तो तुम ही उन्हें जाके फाइट करो। तो ये ना फिर इसी टीनेजर पर बेस्ड है कि वो इस सूट को किस तरह यूज़ करेगा और एक सुपर हीरो किस तरह बनता है फिर। लेकिन अब आई थिंक मूवीज़ एंड टीवी शोज़ और इस मंथ में भी नहीं ज़्यादा आए, तो आगे जो एंगेजिंग मंथ है जिनमें ज़्यादा कंटेंट आया, उनकी तरफ मूव करते हैं। सितंबर में अगर देखा जाए ना, तो सितंबर में पहले सीरीज़ की तरफ जाते हैं। इसमें जो सबसे पॉपुलर सीरीज़ आई है ना, वो है द कॉन्टिनेंटल।
अब इसकी हमने पहले भी जॉन विक के टाइम बात की थी कि उसका एक स्पिन ऑफ शो आया है। अब इसकी स्टोरी ये है ना कि जॉन विक में एक जो गैंगस्टर्स की पूरी टीम होती है ना, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक पूरा अपना होटल होता है द कॉन्टिनेंटल। अब इस होटल की सारी हिस्ट्री बताई हुई है ना कि होटल बना किस तरह सारा, उसके जो मैनेजर्स हैं उन्होंने क्या-क्या किया और उनके आपस में क्या फाइट्स हुए और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और उस पर बेस्ड ना ये सारी जॉन विक यूनिवर्स में बेस्ड है। इस सीरीज़ की फ़ेम की एक वजह ये तो नहीं कि जॉन विक का पार्ट 4 सेम ईयर में आया और ऑडियंस में नई-नई बात चल रही थी अभी जॉन विक पार्ट 4 की, एंड देन फिर इसने आके हिट कर लिया। हाँ, आई थिंक इसकी काफ़ी रीज़न है फेमस होने के, लेकिन वन ऑफ द मेन रीज़न यही है, क्योंकि अभी जॉन विक 4 रिसेंटली रिलीज़ हुई थी ना, तो इसकी स्टिल हाइप बनी हुई थी। अब उस हाइप की वजह से ना, जब ये स्पिन ऑफ सीरीज़ रिलीज़ हुई है ना, जो जॉन विक के फैन्स थे ना, वो सारे डाइवर्ट होके कॉन्टिनेंटल की तरफ आ गए। लेकिन अगर उसके अलावा भी देखें ना, तो शो काफ़ी अच्छी तरह से फ़िल्म किया। ऑलमोस्ट हर एपिसोड एक्शन पैक्ड है, तो जो एक्शन लवर्स जॉन विक के हैं ना, उनको भी ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी। अब अगर इसके अलावा देखें ना कि और कौन-सी सीरीज़ आई हैं, तो आई थिंक सिर्फ़ इस मंथ में एक और ही सीरीज़ पॉपुलर हुई है, द व्हील ऑफ टाइम का सीज़न 2। अब ये भी अमेज़न प्राइम पर है, तो ये एशियन ऑडियंस में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। एशियन ऑडियंस में इसकी पॉपुलैरिटी की तो एक वजह ये है कि सीज़न 1 को ज़्यादा लोगों ने इस वजह से देखा था, इसमें जो मनी हाइस्ट वाला प्रोफ़ेसर कैरेक्टर है, वो सेम एक्टर इसमें कास्ट किया गया था। तो क्या यही मेन रीज़न है इसकी पॉपुलैरिटी की या कोई और वजह भी है? हाँ, रीज़न्स तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आई थिंक काफ़ी बड़ी रीज़न एक ये भी है, क्योंकि मनी हाइस्ट की एक बहुत बड़ी फ़ैन बेस थी। नेटफ्लिक्स के शोज़ में से ना सबसे पॉपुलर था ही मनी हाइस्ट। तो आई थिंक उसका जो मेन एक्टर है ना, उसकी अपनी अलग से एक फ़ैन बेस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग उस एक्टर को पसंद करते हैं। तो अब एक्टर किसी नई सीरीज़ में आएगा ना, तो लोग उस सीरीज़ को भी डेफ़िनेटली देखेंगे। तो मनी हाइस्ट की ना काफ़ी काफ़ी बड़ा पोर्शन जो उनकी फ़ैन बेस का था, वो आया द व्हील ऑफ टाइम की तरफ। लेकिन अगर इस शो को अलग से देखें ना, तो ये काफ़ी अच्छे विजुअल इफ़ेक्ट्स वाला ना एक फैंटेसी और मैजिकल टीवी शो है। मनी हाइस्ट वाली फैन बेस के अलावा भी देखें ना, तो उसके अलावा भी इसको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिली। तो आई थिंक ये वन ऑफ द मेन रीज़न्स है, लेकिन उसके अलावा भी इस सीरीज़ ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। सीरीज़ तो नहीं अब इस मंथ में हो रहा है, तो मूवीज़ की तरफ जाते हैं। मूवीज़ में अगर देखें ना, तो इस मंथ में मूवी आई है द क्रिएटर। अब ये जो द क्रिएटर है, इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग है। स्टोरी इस तरह ना कि ज़रा सा फ्यूचर में सेट है और ह्यूमन्स और एआई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। इस वजह से अब वो एआई अर्थ को टेक ओवर करना चाह रहा है, ह्यूमन्स उसके अगेंस्ट लड़ते हैं। उन्होंने अपने पूरे सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि हम एआई को किस तरह मारेंगे, एंड कुछ लोग उसकी ऑपोजिट टीम बन जाती है। वो एआई को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं हम एआई को ही सपोर्ट करेंगे, एआई हमें रूल करे। स्टोरी तो इसकी एंगेजिंग लग रही है क्योंकि आजकल एआई का बहुत चर्चा हुआ है और इन्होंने उस चीज़ को पिक किया है स्टोरी में एआई को। लेकिन इतनी एंगेजिंग और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने के बावजूद इसने इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन क्यों नहीं की? इसकी वन ऑफ द मेन रीज़न ये है ना कि जो जोन-सी भी मूवीज़ पॉपुलर होती हैं ना, एक तो उनकी मार्केटिंग अच्छी होती है और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन के साथ भी ना कास्ट में उन्होंने बड़े एक्टर्स कास्ट किए हुए होते हैं। अब इस मूवी की एक तो उन्होंने बिल्कुल मार्केटिंग की ही नहीं। इसका बस एक ट्रेलर आया, उसके बाद मूवी डायरेक्ट रिलीज़ हो गई। एक इस वजह से नहीं पॉपुलर, दूसरी एक्टर्स सारे रैंडम हैं। मतलब जो मेन कैरेक्टर है ना, उसका एक्टर थोड़ा-सा पॉपुलर है, लेकिन मोस्ट लोगों को नहीं पता। तो उस वजह से ना ज़रा रैंडम सी मूवी लगती है और कोई भी बंदा इसको नहीं देखना चाहता। सो आई डोंट थिंक ये इतनी पॉपुलर हुई है। एक और मूवी इस मंथ में काफ़ी पॉपुलर हुई थी, द इक्विलाइज़र 3। इसके भी अब 2 पार्ट्स आ चुके हैं ना, और ये अब थर्ड पार्ट आया था। इसकी स्टोरी अब थोड़ी-सी बेसिक है, लेकिन स्टिल काफ़ी एंगेजिंग रहती है कि एक सीआईए के लिए वर्क वर्क करने के लिए ना एक असैसिन होता है। वो अब सारा कुछ छोड़ के इटली शिफ्ट होगा। थर्ड पार्ट में वो सारा कुछ छोड़ के ना, मतलब अपना एक नई जगह मूव इन हो जाता है। इस चीज़ को पीछे छोड़ना चाहता है कि मैं असैसिन था। लेकिन जब इटली में वो अपने नए फ्रेंड्स बनाता है ना, उनके कनेक्शन होते हैं किसी बड़े मॉबस्टर्स और गैंगस्टर्स के साथ, तो वो फिर अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ना इन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और उनको ना अकेले टेक डाउन कर लेता है। आई थिंक टोटल यही टीवी शोज़ और मूवीज़ थे। अभी आगे जो मंथ्स पड़े हुए हैं ना, उनमें अभी भी काफ़ी एंगेजिंग कंटेंट रहता है, और जो मार्वल की मेन मूवीज़ थी ना, वो भी अभी एंड पे रहती हैं, तो डायरेक्टली अब नेक्स्ट मंथ पे जाती हैं। अब अक्टूबर की तरफ आते हैं। अक्टूबर में आई थिंक अभी भी काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ आई हैं। तो अक्टूबर में आई थिंक जो सबसे पॉपुलर शो है ना, वो है जेन वी। ये अब द बॉयज़ का नाम तो हम सब ने सुना हुआ है। द बॉयज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ बन चुकी है। अमेज़न प्राइम पे सुपर हीरो शो आया था और इसके 3 सीज़न्स हैं, जिन्होंने हद से ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। मतलब मार्वल और डीसी को छोड़ के ना नंबर 1 सुपर हीरो शो बन गया। अब इसका जो स्पिन ऑफ आया है ना, वो भी इतना एंगेजिंग है ना कि लोगों ने ऑलमोस्ट इक्वली उतना ही इसको खुश होकर देखा है। मतलब जो द बॉयज़ की फैन बेस है, उन सब ने जेन वी लाज़मी देखा है।
हाँ, मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ ना, तो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस पे उतरा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ना इक्वली कुछ जितना ही अच्छा है। फैन्स पे अगर देखा जाए ना, तो मैंने थोड़े बहुत बुरे रिव्यूज़ भी पढ़े हैं, कुछ लोगों को लगता है ये लो बजट है, लेकिन आई थिंक ये लो बजट नहीं था, द बॉयज़ के लेवल का ही था। जो द बॉयज़ के फैन्स हैं ना, उनको लगता है कि हम सेम ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। स्टोरी डिफरेंट हो जाती है, कैरेक्टर्स डिफरेंट है, लेकिन जिस तरीके से फ़िल्म किया गया ना, लगता है उसी सीरीज़ का एक नया सीज़न आया है। सेम तरह का एक्शन और सेम तरह की वॉयलेंस, द बॉयज़ में वॉयलेंस बहुत ज़्यादा थी। इस वज़ह से जो जेन वी है ना, उसमें भी इक्वल अमाउंट्स की वॉयलेंस उन्होंने ऐड की हुई है। तो लगता है आप वही सेम शो का नया न्यू सीज़न देख रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर सिर्फ़ चेंज हो गए हैं। और उन न्यू कैरेक्टर्स में भी वो इतने वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स हैं ना, कि उनके साथ भी आप इक्वली अटैच हो जाते हो। जेन वी के बाद अगर हम और शोज़ की तरफ देखें ना, तो एक और बहुत पॉपुलर स्पिन ऑफ आया है, डेरिल डिक्सन। अब इसकी बात हम पहले भी कर रहे थे कि एक वॉकिंग डेड का स्पिन ऑफ है। जिस तरह फियर द वॉकिंग डेड की हाइप बनी थी ना, उसी तरह अब इस स्पिन ऑफ की भी हाइप आ गई है। अब द वॉकिंग डेड के फैंस को ये शो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है ना, वो अपनी एक साइड जर्नी पे गया है। मतलब वो अपनी ग्रुप को छोड़ के ना पेरिस की तरफ जाता है न्यू लोगों को ढूँढने। यानी हमें न्यू कैरेक्टर्स तो देखने को मिलेंगे, लेकिन बीच में मेन कैरेक्टर जिसके साथ हम अटैच थे, वही सेम कैरेक्टर है। इस वजह से ना इस सीरीज़ को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। ये द वॉकिंग डेड में ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी था और बहुत ज़्यादा लोगों ने इस कैरेक्टर को भी ज़्यादा पसंद किया है, और एज़ कम्पेयर टू जो मेन कैरेक्टर उसका था, उसके साथ साथ ये सपोर्टिंग कैरेक्टर में था, लेकिन इसकी भी अलग ही एक फ़ैन बेस थी। तो क्या ये इस फ़ैन बेस की वजह से इतना पॉपुलर हुआ है, या इसमें और भी कुछ एडिशनल चीज़ें थी? नहीं, इसकी मेन रीज़न मुझे ये लगती है ना, कि इस शो को ना बहुत अच्छी तरह से फ़िल्म किया गया है। मतलब पेरिस में जब वो जाकर सारा कुछ कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कैमरा एंगल्स और पेरिस को सारा पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में इतनी अच्छी तरह से बताया ना, कि जो वॉकिंग डेड का फ़ैन नहीं है ना, उसको भी ये शो एंगेजिंग लगेगा। लेकिन ये स्टोरीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, सो जिसने ये शो देखना है ना, उसको द वॉकिंग डेड साथ देखना होगा पहले, ये बात बस इसकी है। लेकिन आई थिंक अब इस मंथ में और इतनी ज़्यादा मूवीज़ नहीं थी हिट हुई, सो नेक्स्ट मंथ नवंबर की तरफ चलते हैं। नवंबर में अगर देखें ना, तो आई डोंट थिंक मूवीज़ एंड टीवी शोज़ इतने ज़्यादा आए थे। सिर्फ़ एक ही एनिमेटेड टीवी शो पॉपुलर हुआ है, इनविंसिबल। इस मंथ पे अब हमने सिर्फ़ एक ही टीवी शो ऐड किया, क्योंकि ये पॉपुलर ही इतना हुआ है कि नॉर्मल टीवी शो से भी ज़्यादा ना इस एनिमेटेड टीवी शो को देखा गया है। इसकी स्टोरी सुपर हीरोज़ पर बेस्ड, जिस तरह मार्वल, द बॉयज़ और डीसी है ना, उसी तरह सुपर हीरोज़ पर बेस्ड है। मेन कैरेक्टर है, उसका नाम इनविंसिबल होता है, उसमें बेसिक पावर्स हैं, उड़ने वाली और सुपर स्ट्रेंथ, एंड उसके मुख्तलिफ विलेन्स आते हैं, उनके साथ लड़ता रहता है। ये शो तो एक बेसिक एनिमेटेड शो है, फिर क्यों ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ? हाँ, वाक़ई में मैं इस चीज़ पे आपको एग्री करता हूँ, एनिमेशन इसकी नॉर्मल सी है, बाकी शोज़ की तरह ही है। लेकिन इसकी ना एक जो स्टोरी है ना, वो टिपिकल सुपर हीरो की तरह नहीं है। इसमें एक ऐसा डिफरेंट चीज़ है, हमें सुपर हीरो जॉनरा बताया कि बेशक ये एनिमेटेड है, स्टिल लोग एंगेज्ड रहते हैं। वो बात ये है कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो सबसे मेन बीच में सुपर हीरो है, वो इविल निकल आया है। अब ये चीज़ पहले कभी भी नहीं बताई गई। हर तरफ सुपर हीरोज़ हमेशा पॉज़िटिव होते हैं और एक हीरो बन के रहते हैं। लेकिन ये पहला इस एनिमेटेड शो में सुपर हीरो है जो बुरा निकल आया है। इस वज़ह से ना लोगों को ये एक चीज़ बिल्कुल न्यू लगी है। तो बेशक ये एनिमेटेड हो या लाइव एक्शन हो, इस स्टोरी को लोगों ने देखना ही था। और इस वज़ह से इसका जब सीज़न 2 आया, उसकी एक ऐसी हाइप क्रिएट हुई थी कि ऑलमोस्ट हर बंदे ने ये शो देखा है। देन इसके बाद फिर मूव ऑन करते हैं दिसंबर की तरफ। दिसंबर में कौन सी टीवी सीरीज़ या मूवीज़ अच्छी थी? दिसंबर की तरफ अगर जाएँ, तो आई थिंक दिसंबर में सबसे पहले मेंशन करने वाली मूवी है एनिमल। इस मूवी ने इंटरनेट पे हर कोने-कोने में हाइप कर दिया है और ऑलमोस्ट हर बंदे ने इस मूवी को देखा है। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ, मुझे ये मूवी इतनी ख़ास नहीं लगी। इसकी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं थी, एंड मुझे बस लगता है इसको जितनी अटेंशन मिली है, उतनी अटेंशन इसे मिलनी नहीं चाहिए थी। नहीं, इसकी हाइप क्रिएट होने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये एक वायलेंट मूवी है। जस्ट लाइक इसके डायरेक्टर ने जो इससे पहले रिलीज़ की थी कबीर सिंह, उसमें भी मेल डोमिनेंसी को बताया हुआ था, कैसे मेल एक स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसमें तो वो प्यार वाला फैक्टर था। इसमें जो स्टोरी की बेस है वो एक बाप और बेटे की रिलेशनशिप में है, और इसमें वायलेंस भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी इसकी हाइप की वजह, इसका नाम है एनिमल, मीन्स कि एक इंसान के अंदर का जानवर। एक और वजह जो इसने ज़्यादा हाइप क्रिएट की है वो ये है कि ये 5 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुई है। इस वजह से मुझे लगता है ये अर्निंग के लिहाज से 2023 में रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी। उसके अलावा अगर देखा जाए पसंद नापसंद की बात, तो अभी तक ये डिबेटेबल है। कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और कुछ लोगों को ये बिल्कुल अपील नहीं की। हाँ, एनिमल की बात तो आप सही कर रहे हैं। आई थिंक कि अगर बॉलीवुड के अलावा भी देखा जाए ना, तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवी बन गई है।
एनिमल के अलावा अगर देखें ना तो दिसंबर में आई थिंक डीसी की मूवी है या एक्वामैन 2। ये अब एक इस मूवी के पहले पार्ट की इतनी ज़्यादा हाइप बनी क्योंकि डीसी की मेन टीम है जस्टिस लीग, उसका मेन हीरो है एक्वामैन जिसको अपनी एक अलग से सोलो मूवी मिली है। इस वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी और पार्ट 2 भी ना बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। ये अभी रिसेंटली दिसंबर में रिलीज़ हुई और मैंने नहीं देखी हुई एंड आई होप ये काफ़ी अच्छी होगी। और इसके अलावा अब जो हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ये लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है। अभी कुछ दिनों में बर्लिन आने वाला है, मनी हाइस्ट का स्पिन ऑफ। मनी हाइस्ट ने तो सब रिकॉर्ड्स ही ब्रेक कर दिए थे। आई होप बर्लिन भी मनी हाइस्ट की तरह सब रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगा और उसका एक जो कैरेक्टर है मनी हाइस्ट का बेस्ट कैरेक्टर है आफ्टर प्रोफेसर, वो बर्लिन है और उसकी स्पिन ऑफ पे ये सीरीज़ आ रही है। तो अब मूव ऑन करते हैं मार्वल की सीरीज़ की तरफ। आई थिंक जितनी भी सिनेमा हिस्ट्री है ना, मार्वल की अभी तक सबसे बड़ी फैन बेस रही है। इसी वजह से मार्वल का जितना भी कंटेंट आया ना, उनको मैंने इन मंथ्स में नहीं ऐड किया और एंड पे उनका अलग सारी बात करेंगे। सबसे पहले मार्वल की आई थी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। वो अब है एंटमैन का दूसरा पार्ट। ये मूवी हद से ज़्यादा पॉपुलर हो है क्योंकि ये आगे टीवी शो के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब मार्वल की जितनी भी मूवीज एंड टीवी शोज है ना, आपस में बहुत अच्छी तरह इन्होंने कनेक्ट की हुई हैं। अब जो एंटमैन का पार्ट है, इसमें जो मेन विलन आया है कैंग द कॉन्करर, उस विलन का नाम है, वो आगे कनेक्ट हो रहा है एवेंजर्स के नए पार्ट्स के साथ और वो लोकी का भी विलन है। मतलब जो टीवी शो है उसमें भी आ रहा है और आगे उसी की वर्जन्स एवेंजर्स में भी विलन बन रहे हैं। सो सारा कुछ आपस में कनेक्टेड है। इस वजह से जब एंटमैन रिलीज हुई ना, लोग इस न्यू विलन को देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो आई थिंक हीरो से ज़्यादा देखने के लिए ना, इस विलन को देखने के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा है और उन्होंने ना उस विलन को प्रेजेंट भी बहुत अच्छी तरह से किया। मतलब जिस तरह इस कैरेक्टर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और उसकी सारी क्वालिटीज़ उन्होंने उसकी एबिलिटीज़ बताई हैं, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो आई थिंक मार्वल की डिस्पाइट उनका काफ़ी बुरा कंटेंट आता रहा है, एंटमैन वन ऑफ द बेटर कंटेंट में से था। नेक्स्ट अब इसके बाद जो मार्वल का कंटेंट आया ना, वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 3। अब इसके पहले 2 पार्ट्स तो आ चुके हैं और ये भी स्पेस पर बेस्ड और काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली मार्वल की मूवी तो पॉपुलर थी। लेकिन मार्वल का अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, एंड गेम के बाद इन्होंने अपना थोड़ा लो बजट कर दिया है। एवेंजर्स का जो आखिरी पार्ट आया है ना अभी तक, उसके बाद इन्होंने अपने कंटेंट को थोड़ा टीवी शोज़ की तरफ जब लेके गए हैं ना, टीवी शोज़ में ज़्यादा बजट नहीं डिस्ट्रीब्यूट है इतना, मतलब टीवी शोज़ ज़रा बुरी क्वालिटी के हैं। जिस तरह अब शी हल्क आया, उसकी वजह से फिर मूवीज़ पे भी उन्होंने इफेक्ट किया और काफ़ी लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि मार्वल ऑफिशियली डेड हो गया, कि काफ़ी ज़्यादा फैंस भी छोड़ गए। लेकिन अभी जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 3 आया था, ये मूवी इन्होंने इतनी अच्छी तरह से डायरेक्ट की कि लोग पागल हो गए थे इस मूवी के पीछे। जब रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हद से ज़्यादा हाइप बनी थी। इसकी स्टोरी, विजुअल इफेक्ट्स और मेन एक टीम के ऊपर बेस्ड है ना, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पूरी उनकी टीम होती है। जिस तरह उन्होंने एंडिंग इतनी अच्छी की है, सारे कैरेक्टर्स आपस में किस तरह रियूनाइट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये लोगों को हद से ज़्यादा अच्छी मूवी लगी थी। मेरा भी ये पर्सनल ओपिनियन है और काफ़ी ज़्यादा लोग भी ये बोलते हैं कि इस मूवी ने मार्वल को रिवाइव किया है। मतलब मार्वल जो कितने अरसे से डेड होया था, बुरी सीरीज और बुरी मूवीज निकाल रहा था, ये काफ़ी अरसे बाद उन्होंने एक बिग लेवल की, बिग स्केल वाली मूवी निकाली जिसने सारा रिवाइव किया मार्वल को। तो आई थिंक ये 2023 में और मार्वल पूरी फ्रेंचाइज के लिए ना एक बहुत बड़ी मूवी रही है। मूवीज के अलावा अगर देखें ना, तो इस ईयर में मार्वल ने अपने टीवी शोज भी स्टिल कंटिन्यू रखे हैं और आई थिंक इस बार क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के जो आगे से रिव्यूज आए हैं, जितने उसने पैसे कमाए हैं, मार्वल ऑलमोस्ट वाकई में रिवाइव हुआ क्योंकि अब जो नए टीवी शोज आए हैं ना, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बाद आया सीक्रेट इन्वेजन। स्टार्ट वाले एपिसोड्स में तो लोगों को लगा था कि यार ये भी बोरिंग है, जिसमें पहले मार्वल के बुरे टीवी शोज हैं वैसा ही है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करता गया है ना, इस टीवी शो ने ऐसी चीज़ें बताई और स्टोरी लाइन इतनी इंटरेस्टिंग होती गई है ना, कि हर बंदा ने कहा कि यार वाकई में मार्वल वापस ठीक हो रहा है, अच्छे शोज निकाल रहे हैं। और ये स्टोरी भी ऐसी ना कि आगे ये भी एवेंजर्स की जो नेक्स्ट पार्ट है उनके साथ कनेक्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर और टीवी शोज को देखें ना, तो आई थिंक मार्वल से हट कर भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज जो जिसने हद से ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया है, वो है लोकी का सीजन 2। अब इसका सीजन 1 पहले ही आया हुआ है डिज्नी प्लस पर, जिसने इतना खास फेमस नहीं हुआ, लेकिन स्टिल जो पुराने बुरे शोज थे ना, उनमें भी इनको सबसे कंसिडर अच्छा किया जाता था। मतलब जो लोकी का सीजन 1 था ना, उसको वन ऑफ द बेटर मार्वल शोज कंसिडर किया जाता था। अब जो सीजन 2 आया है, उसमें लोकी की कैरेक्टर डेवलपमेंट इतने अच्छी तरह से हुई है और जो सारा कुछ जो स्टोरी चली है ना, उसमें उन्होंने विलन को भी ऐसी एंडिंग दी है कि वो आगे वापस आ सकता है नेक्स्ट मूवीज में, और लोकी को एक ऐसी यूनिक और इतनी अच्छी ग्लोरीफाइंग करके एंडिंग दी है ना कि लोगों को इस कैरेक्टर से प्यार हो गया। लोगों ने बोला कि यार मार्वल का सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है लोकी। इसके सीजन 2 की इतनी हद से ज़्यादा हाइप बनी थी ना
कि मार्वल से हट कर भी जो लोगों को मार्वल में इंटरेस्टेड नहीं है ना, वो भी सोच रहे थे कि यार लोकी हमें देख लेना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो ये आई थिंक 2023 की अगर सीरीज़ में देखा जाए ना, तो लास्ट ऑफ अस से ज़्यादा ये लास्ट ऑफ अस जितना ही फेमस हुआ है। उसके बाद अगर मार्वल के फर्दर कंटेंट में देखिए ना, तो वापस उन्होंने थोड़ा-सा काम ढीला कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट अब उनकी मूवी आई है द मार्वल्स। ये अब फैंस ने स्टिल कंसीडर किया था कि यार मार्वल रिवाइव हो गया, इनकी कंटेंट अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर इनकी मूवी आ गई द मार्वल्स। उसकी अब स्टोरी भी ज़रा ढीली हो गई, विजुअल इफेक्ट्स ठीक थे, लेकिन स्टिल लोगों को एंगेजिंग नहीं लगी। उन्होंने कहा यार ये क्या, मार्वल ने अपना कंटेंट ठीक करके वापस बुरी चीज़ें निकालने लग गए हैं। हर बंदे ने बुरा रिव्यू दिया है। उसमें इतने खास सुपर हीरोज़ वगैरह भी नहीं थे। न्यू सुपर हीरोज़ को इंट्रोड्यूस कर उनके बारे में सारी मूवी थी, तो उसके इतने अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे। नेक्स्ट अगर जाएँ तो अभी दिसंबर में ही करंटली जो उनका सबसे, इस पॉडकास्ट के लिहाज से जो सबसे रीसेंट उनका टीवी शो है, वो है व्हाट इफ। ये भी अब एक एनिमेटेड शो है, उसका एक सीज़न 1 पहले आ चुका है। अब सीज़न 2 उसका क्रिसमस पे आ रहा है, जो अभी तक आया नहीं है, लेकिन दिसंबर में ही आएगा, नेक्स्ट ईयर नहीं है। ये शो अब एनिमेटेड है, लेकिन इसकी भी एनिमेशन ज़रा डिफरेंट है। और एनिमेटेड टीवी शोज़ और मूवीज़ हैं इस तरह की, लेकिन इन्होंने एक इस तरह से ये सारा आगे हमें पोर्ट्रे करके दिखाया ना, कि हमें लगता ही नहीं कि कोई एनिमेटेड सीरीज़ हम देख रहे हैं। हमें लगता है हम लाइव एक्शन ही कोई सीरीज़ देख रहे हैं। और अगर कंपेयर करें ना, जो मार्वल की पहले बुरी लाइव एक्शन आई है ना, उनसे अच्छी एनिमेटेड सीरीज़ है। क्योंकि इसका ना जो कॉन्सेप्ट है ना मेन, वो कॉन्सेप्ट ही इतना डिफरेंट है। बाकी सब लाइव एक्शन टीवी शोज़ से भी छोड़ के इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो आई थिंक मार्वल के ये भी आई होप अच्छे टीवी शोज़ में से ही हो, क्योंकि ये अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। ये तो हो गया हमारा 2023 का कंटेंट। 2023 में बहुत ज़्यादा कंटेंट रहा है। ये हमने जो इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग सीरीज़ थी वो सारी एक्सप्लेन कर दी। लेकिन अब व्यूअर 2024 में क्या देखें? 2024 आने वाला है, पिछला साल ख़त्म हो गया है। कुछ जिन लोगों ने ये सारी सीरीज़ देखी हुई हैं, अब वो नई न्यू सीरीज़ क्या देखें? और जिन लोगों ने इनमें से कोई सीरीज़ मिस कर दी हैं, वो जाके ज़रूर देखें इन सीरीज़ को। और इन सीरीज़ को देखने के ऑर्डर के लिए हमारे पास ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं। टॉप 10 मूवीज़ ऑफ 2023 की वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। बेस्ट टीवी सीरीज़ ऑफ 2023 की भी हमारी वो वीडियो मौजूद है चैनल पे। इन सब को अगर आपने दोबारा देखना है तो वो उस ऑर्डर से भी देख सकते हैं। लेकिन 2024 में क्या देखना चाहिए, उसके बारे में कुछ बता दें। अब देखा जाए तो 2023 में तो काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ मैंने अब काउंट डाउन कर दी हैं। 2024 में अब आगे नेक्स्ट भी मार्वल का भी और नॉर्मल कंटेंट भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। जिस तरह का 2023 ईयर है ना, वैसे ही आगे 2024 भी आएगा। सबसे पहले अगर बात करें ना, तो 2024 में हम सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड, मैं खुद और बाकी सारे फैंस हैं, द बॉयज़ के सीज़न 4 के लिए। अब जब हम जेन मी की बात कर रहे थे, मैंने तब भी बोला कि द बॉयज़ ने हर किस्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एशियन ऑडियंस, जोन सी भी किस्म की ऑडियंस है, हर बंदे ने द बॉयज़ लाज़मी देखा हुआ है। अब ये सीरीज़ सिंस इतनी हाइप्ड अप है, इसके सीज़न 3 ने भी इतनी अर्निंग की, 2 ने इतनी अर्निंग की, ये इतना पॉपुलर सीरीज़ है। अब इसका सीज़न 4 भी आगे आएगा, क्योंकि सीज़न 3 क्लिफ हैंगर पे छोड़ के गए थे। सीज़न 4 को इतना लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। इस वजह से 2024 की आई थिंक सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज़ द बॉयज़ का सीज़न 4। देन इसके अलावा और कौन सी सीरीज़ आप हमारी ऑडियंस को रेकमेंड करेंगे 2024 के लिए? 2024 में अगर द बॉयज़ के अलावा देखा जाए ना, तो उसके अलावा सबसे ज़्यादा हाइप्ड अप सीरीज़ है हाउस ऑफ ड्रैगन का सीज़न 2। क्योंकि इतना तो आपको पता ही होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स, ये टीवी शोज़ में आई थिंक नंबर 1 पे ये टीवी शो आता है। ब्रेकिंग बैड, मनी हाइस्ट, स्क्विड गेम, जितने भी बड़े नाम हैं ना, उन सब के टॉप पर है गेम ऑफ थ्रोन्स। अब उसका स्पिन ऑफ ये आया था हाउस ऑफ ड्रैगन का सीज़न 1, जिसने ऑलमोस्ट सेम टू सेम फैन बेस के साथ पॉपुलैरिटी गेन की थी। अब उसका जो सीज़न 2 आ रहा है ना, वो भी उस सारे फैन उनको एंटिसिपेट कर रहे हैं। वाकई में गेम ऑफ थ्रोन्स ने तो सब रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे। गेम ऑफ थ्रोन्स की एक अलग ही ऑडियंस है, और इसी ऑडियंस ने द हाउस ऑफ ड्रैगन को बड़े शौक से देखा। आई थिंक कुछ लोग कहते हैं कि एज मच एक्सपेक्टेड सीज़न 1 नहीं था द हाउस ऑफ ड्रैगन का। होपफुली इसका सीज़न 2 एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे और ऑडियंस को ये इंगेज करे। इसके अलावा जो गेम ऑफ थ्रोन्स की आपने बात की कि ये सब सीरीज़ के टॉप पे आती है, वर्ल्ड बेस्ट सीरीज़ ऑफ ऑल टाइम्स में अभी भी हमारी गेम ऑफ थ्रोन्स और ब्रेकिंग बैड जैसी पॉपुलर सीरीज़ मौजूद है। अगर आपने वो भी देखनी है तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। देन इसके बाद हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे? हाउस ऑफ ड्रैगन के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें ना, तो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल की एक और सीरीज़ का स्पिन ऑफ है द वॉकिंग डेड का। द वॉकिंग डेड का भी ये स्पिन ऑफ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर होगा। उसके अलावा अगर और टीवी शोज़ देखा जाए, तो आई थिंक अम्ब्रेला अकेडमी का सीज़न 4 आ रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। उसके अलावा अगर मूवीज़ में देखा जाए ना, तो ड्यून मूवी बहुत पॉपुलर हुई थी, और उसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, तो उसका भी पार्ट 2 आ रहा है, फैंस काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं। और अगर मार्वल पे देखा जाए ना, तो मार्वल स्टिल अभी भी 2024 में अपने प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू कर रहा है।
उसमें अभी तक जो हमें पता है जो कंफर्म्ड आ रहे हैं वो है एको, वो भी एक टीवी शो है जो डेयर डेविल के बारे में ही है, तो वो उसके लिए भी फैंस काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं क्योंकि डेयर डेविल एक वेल एक्ट सीरीज है। मार्वल का फिर एक और मूवी भी कंफर्म है, डेडपूल का पार्ट 3। डेडपूल मतलब एक थोड़ा कॉमेडी वाला पार्ट था, उसमें जो कैरेक्टर है ज़रा डिफरेंट काइंड का सुपर हीरो है, तो लोगों को वो भी काफ़ी पसंद था। और पार्ट 3 उसका ज़रा डिफरेंट स्टोरी लाइन है, वो भी ज़रा मल्टीवर्स लेवल पे जा रहे हैं, तो इस वजह से ना पार्ट 3 के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आई थिंक 2024 में आगे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यही वो सारी सीरीज। 2024 में तो और भी बहुत ज़्यादा कंटेंट रिलीज़ होना है। ये वो कंटेंट हमने आपको बताया है जो कि हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा और भी बहुत सी सीरीज़ और मूवीज़ आएंगी। उन सब की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रिव्यूज़ गैलरी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आने वाली न्यू मूवीज़ और टीवी सीरीज़ की अपडेट देते हैं, आपको बेस्ट रिकमेंडेशन देते हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड 2024 से हर सैटरडे को रिव्यूज़ गैलरी की एक न्यू वीडियो आए और जिसमें हम आपको रिकमेंडेशन दें, टॉप 10 लिस्ट दें और इसके अलावा किसी भी मूवी या सीरीज़ को रिव्यू करें। आप भी बताएं नेक्स्ट टॉपिक पे हम कौन सी पॉडकास्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट सीरीज़ या मूवीज़ का नाम भी मेंशन करें। अगर आपने इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल्स में हमसे कांटेक्ट करें, तो हम आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।